अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। इस वक्त मुल्क में इंतखाबी फजाबंदी महसूस हो रही है। उम्मीद की जा रही है कि इलेक्शंस 15 जनवरी से 30 जनवरी तक हो जाएंगे। ये बात तमाम सियासी जमातें जानती हैं कि इलेक्शंस में जितनी ताखीर होगी ये उनके लिए मुश्किलात बढ़ाएगी। पाकिस्तान की बिगड़ती माशी सूरत हाल के हवाले से आलमी इदारे भी इस बात पर मुत्तफिक दिखाई देते हैं कि जब तक पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है तब तक मईशत में बेहतरी की गुंजाइश मुमकिन नहीं, और इलेक्शन ही वो वाहिद हल है जिससे मईशत को पटड़ी पर लाया जा सकता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी आउटलुक रिपोर्ट जारी की है जो इस बात की जानिब इशारा करती है कि रवा माली साल इलेक्शंस के इनेकाद से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। एडीबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि माली साल 2024 के पाकिस्तान को महंगाई, माशी मुश्किलात का सामना रहेगा और रवा माली साल महंगाई की मजमूई शरह 25% तक रहेगी। ताहम इलेक्शन से पाकिस्तान की मईशत को एतमाद मिलेगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि माली साल के दौरान तवानाई की कीमत में इजाफे और रुपए की कदर में कमी के बायस महंगाई बढ़ने का खदशा है, जबकि रवा माली साल पाकिस्तान की मईशत की शरह नमू 1.9% रहने की तवक्को है। रिपोर्ट के मुताबिक माशी शरह नमू में मुस्तहकम ग्रोथ के लिए पाकिस्तान को इस्लाहात एजेंडे पर अमल दरामद कराना जरूरी है। पाकिस्तान को माली नज़्म नस्क, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट और पावर सेक्टर में इस्लाहात जरूरी हैं। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान को मुस्तहकम माशी ग्रोथ के लिए हुकूमती मिल्कियती इदारों में इस्लाहात जरूरी हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान को सैलाब और सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना रहा। सियासी अदम इस्तेहकाम और सैलाब के बायस महंगाई और शरह नमू कम रही। ताहम मुस्तहकम ग्रोथ के लिए एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान की मईशत के लिए शराकतदारी जारी रहेगी। एडीपी ने अपनी आउटलुक रिपोर्ट में पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक वाज़े आदाद-ओ-शुमार पेश की और साथ में ये इशारा भी दे दिया है कि इलेक्शंस के इनेकाद से हालात में बेहतरी मुमकिन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी जल्द हल्का बंदियों के बाद जनवरी के अख्ताम तक इलेक्शंस कराने के लिए पुरज़्म है। इसी तरह निगरान वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी बराए कानून और साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद का कहना है कि मुल्क में आम इंतखाबात 15 से 25 जनवरी के दरमियान होने की तवक्को है। कुंवरी वो शख्सियत है जिन्होंने चंद दिन कबल ये इंकशाफ किया था कि उनकी नज़र में इलेक्शंस मई से पहले होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, यानी अगले बरस मई से पहले उनको इलेक्शंस दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है। मईशत पाकिस्तान के सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है, लेकिन पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात के मंशूर या फिर इंतखाबी नारे में इस वक्त इकनॉमिक चैलेंजेस का जिक्र दिखाई नहीं देता है। उसमें मईशत सर फहरिस्त नहीं है। माजी में तमाम जमातें जाज़िब नज़र किस्म के नारे बुलंद करती रही हैं, बड़े बड़े मनसूबे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और उन्हीं मंशूर की बुनियाद पर इलेक्शंस लड़ा करती थी, और जब वो हुकूमत में आती थी तो कहीं ना कहीं वो नारे और वादे उनका पीछा करते थे। सियासी जमातें भी अवाम से किए गए वादों में से कुछ को पूरा करने के लिए मेहनत भी करती थी, लेकिन इस बार तमाम की तमाम जमातें ये इंतखाबात किसी मंशूर या मईशत के में बेहतरी लाने, अवाम को रिलीफ देने, महंगाई से छुटकारा दिलाने के वादों और दावों पर लड़ने को तैयार नहीं है। इस बार तमाम जमातें बयानियों पर इलेक्शन लड़ना चाह रही हैं, और इन बयानियों में मईशत और अवाम दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देती है। मुस्लिम लीग नून, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि साबिका 16 माह की हुकूमत उनकी थी, चाहे वो हुकूमत इत्तेहादी ही सही, लेकिन अहम कलमदान मुस्लिम लीग नून के पास मौजूद थे, इसके बावजूद वो महंगाई का बोझ उठाने को तैयार नहीं है। ये जमात अगला इलेक्शन 2017 में उनकी खत्म होने वाली हुकूमत और उस हुकूमत को खत्म करने वाले किरदारों के एहतसाब के नारे पर लड़ने को तरजीह दे रही है। शुरू में मरियम नवाज लेवल प्लेइंग फील्ड, पहले एहतसाब फिर इंतखाब का नारा लगाती थी, लेकिन जैसे ही उनकी जमात को दोबारा इक़्तिदार मिला वो खामोश हो गई है, और अब हुकूमत से निकलने के बाद वो और उनके वालिद कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ एक बार फिर कुछ साबिका फौजी अफसरान और अदलिया के एक मौजूदा और कुछ साबिका किरदारों के एहतसाब का नारा बुलंद किए हुए हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी भी मईशत की बात करने की बजाय लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है। सिंध में कई दहाइयों से अक्सरियत में रहने वाली जमात भी आज मईशत में बेहतरी, अमन व अमान की बेहतर सूरत हाल, आवाम को मुश्किलात से निजात का प्लान देने की बजाय सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ऐसे लेवल प्लेइंग फील्ड की मांग कर रही है जो उसे सिंध के बाद पंजाब में भी पांव जमाने का मौका फराहम कर सके। यानी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी समेत सभी जमातों को एहतसाब चाहिए तो ऐसा जो उन्हें सूट करे, लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए तो ऐसी जो उन्हें अक्सरियत में लाए, लेकिन किसी भी जमात को आवाम को रिलीफ देने, महंगाई से छुटकारा दिलाने और उनकी फलाह की फिक्र नहीं है। ऐसा महसूस होता है कि इस बार इंतखाबात आवाम की फलाह व बहबूद से ज़्यादा बयानियों पर लड़े जाएंगे। लेकिन यह सवाल यह है कि इस वक्त जब मुल्क में महंगाई का राज है, आवाम 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, क्या उनके नज़दीक इन बयानियों की कोई जगह है? या सवाल यह है कि आवाम के इन बयानियों को पजीराई मिलेगी? क्या लेवल प्लेइंग फील्ड होने की सूरत में आवाम की बजाय अपने दुखड़े सुनाने से आवाम मुतासर हो पाएगी? क्या सियासी जमातों के नज़दीक मईशत, महंगाई, बढ़ती बेरोज़गारी भी कोई मसला है? क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने नैरेटिव को लेके इलेक्टोरल फील्ड में उतरती हुई दिखाई दे रही है।
इंतखाबी मैदान भी नज़र आ रही है, इंतखाबी बयानियाँ भी बनाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन उन बयानियों में अवाम कहाँ है? किसी के पास लेवल प्लेइंग फील्ड का बयानिया है तो किसी के पास एहतसाब का बयानिया है, और कोई ये चाहता है कि 2017 में जिन्होंने उनकी हुकूमत को चलता किया, घर भेजा, उन किरदारों को बेनकाब किया जाए। लेकिन क्या सवाल तो सादा सा है कि जब यही लोग इन्हीं बयानियों को लेकर अवाम के पास आएंगे तो क्या अवाम इन नैरेटिव्स को बाय करेंगे? क्या लोग ये बात मानेंगे? क्या लोग सिंपैथी वोट देने के लिए तैयार हो जाएंगे ऐसे मौके पर जब लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इकोनॉमी है, जब लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन्फ्लेशन है, महंगाई है, बेरोजगारी है? आज एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट भी यही कह रही है कि अगर इस बरस यानी रवा बरस इलेक्शंस होते हैं तो शायद कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर कुछ स्टेबिलिटी आती है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल दिखाई नहीं दे रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद है। अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब्बासी साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आपकी नज़र से भी गुजरी होगी और उसमें वो प्रपोज कर रहे हैं कि रवा बरस अगर इंतखाबात होते हैं तो मईशत को संभाला मिल सकता है। आप देख रहे हैं, क्योंकि आपकी जमात तो कहती है कि हल्का बंदियाँ होंगी फिर इंतखाबात होंगे, तो इंतखाबात तो अगले बरस देख रहे हैं, तो आपको नजर आता है कि कोई ऐसी सबील हो सकती है कि इस बरस या रवा बरस के पहले महीने में इंतखाबात हो जाए जैसे कुंवर दिलशाद साहब कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, इसमें तो दूसरी मेरी कोई राय नहीं है कि इंतखाब के लिए एक आईन पाकिस्तान ने एक टाइम मुकर्रर किया था। वो टाइम था 90 डेज के अंदर। 90 डेज के अंदर 8 सूरत इंतखाब होने चाहिए थे, क्योंकि ये असेंबली डिसॉल्व हुई है और अगर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करती तो आइन के मुताबिक 60 डेज में इलेक्शन होना चाहिए था, और इलेक्शन ही हल है। और ये कोई जमात तैयार है या नहीं है, कोई लीडर तैयार है या नहीं है, ये जमातों के पास ऑप्शन नहीं है, ये जमातों की मर्जी से इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इसके लिए आईने पाकिस्तान ने एक अदारा बनाया जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो आइन के मुताबिक जो भी तरीकाकार है उसके मुताबिक इलेक्शन करवाए। इलेक्शन जल्दी होने चाहिए, यही पाकिस्तान का हल है। और जो ही वो शेड्यूल अनाउंस करेंगे, जमातें जो मर्जी है जिसकी वो कंपेन करेंगी। अगर कोई नहीं कंपेन करना चाहता, ये भी उसकी मर्जी है, लेकिन इलेक्शन एक दिन भी डिले नहीं होने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती हो गई है कि ये इलेक्शन मुझे अब 90 डेज में नहीं लगते, क्योंकि डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। और एक दफा इलेक्शन 90 डेज गुजर गए तो मुझे नहीं पता फिर ये इलेक्शन कब होंगे। ये अगले में साल होते हैं, अभी 6 महीने बाद होते हैं, 2 महीने बाद होते हैं, क्योंकि फिर हमारे पास कोई डेडलाइन ऐसी है नहीं है मौजूद। वो तो आइन ही था जो बाइंडिंग करता था, उसकी पोजीशन थी कि आइन के अंदर उस प्रोविजन के नीचे इलेक्शन 90 डेज में होने चाहिए। लेकिन चूंकि डिलिमिटेशन का एक प्रोसेस शुरू हो गया, तो अब ये अपीलों में लोग जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक चीजें जाएंगी। ये कब तक ये फैसले होते हैं, ये फिर आने वाला वक्त ही बताएगा। भाई साहब, बड़ी मुनासिब बात आप कर रहे हैं। देखिए, जहां तक हल्का बंदियों की बात है, डिलिमिटेशंस तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि नवंबर में नोटिफाई कर देगा, और साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का स्टेटमेंट अभी हमने प्ले भी किया है। कुंवर दिलशाद साहब ये कहते हैं कि 15 से 25 जनवरी के दरमियान इलेक्शंस पॉसिबल है इस शेड्यूल को देखते हुए। लेकिन आपकी जमात भी बड़ी शद्दोमत से ये कहती रही कि अगले बरस फरवरी से पहले इंतखाबात पॉसिबल नहीं है, और रास्ता भी आपने दिखाया इलेक्शन कमीशन को कि डिले हो सके। तो अगर ये आपके हाथ से निकलता है मामला, ये 90 रोज से आगे जाता है, तो फिर आप क्या देख रहे हैं? क्या फिर कोई कैंपेन करनी पड़ेगी, फिर इलेक्शन लेना पड़ेगा? देखिए जी, इस दफा कंपेन इलेक्शन कमीशन के बगैर बजाय फिर सियासी पार्टियों को भी करना है। क्योंकि पीडीएम की जो सियासी जमातें थी उन्होंने भी ये मामला किया है, जो आखिरी वक्त उन्होंने एक सेंसस रिपोर्ट जो थी वो सीसीआई की मीटिंग में नोटिफाई किया है, और उस वक्त हमें पता था कि अगर ये रिपोर्ट नोटिफाई हुई है तो इलेक्शन जरा डिले हो जाएंगे। तो ये फिर एक एक्सक्यूज तो जरूर प्रोवाइड किया गया है, और फिर जब ये रिपोर्ट आपने नोटिफाई करनी थी तो फिर इलेक्शन लॉज के नीचे उन्होंने एक डिलिमिटेशन का प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ने शुरू कर दिया है। अब अल्लाह करे कि वो प्रोसेस अपना जल्दी मुकम्मल हो जाए, उसके बाद इलेक्शन हो जाए। इस वक्त पाकिस्तान में एक ही बहस है, हर बच्चा, हर वर्कर, हर लीडर, हर जर्नलिस्ट ये पूछता है कि क्या इस मुल्क में इलेक्शन होंगे तो कब होंगे। तो जाहिर है ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। और जिस तरह आप कह रहे हैं, दुनिया के बाकी ममालिक भी, दुनिया की बाकी एजेंसीज भी, बाकी डोनर्स भी जिन्होंने बात की हुई है, वो भी कंसर्न तो जरूर होंगे कि पाकिस्तान में इलेक्शन कब होते हैं, किसने जीतना है, किसने आगे पॉलिसी देनी है, और क्या टेकर हुकूमत जो होती है उसका भी एक खास मामूली टाइम होता है। ये जरूरी नहीं है कि वो उनको 7 साल लंबा किया जाए। ये तो आइडियली तो ये सिर्फ या 60 डेज के लिए आ सकते हैं। अच्छा अब्बासी साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। देखिए, इस वक्त मुल्क के अंदर एक आम आदमी का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उसकी मोटरसाइकिल की पेट्रोल की टैंकी जो है वो कितने में फिल हो जाती है,
उसके नज़दीक ये है कि क्या उसको 2 वक्त की रोटी मैसर आ रही है या नहीं आ रही, क्या आटा उसको अर्जा नरखों पर मिल रहा है, चीनी मिल रही है नहीं मिल रही है, घी उसको अर्जा नरखों पर मिल रहा है। यानी ये आम प्रॉब्लम है आम कॉमनर के। लेकिन मैं जिस वक्त इंतखाबी बयानिए बनते हुए देख रहा हूं तो पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि जब तक 2017 के अंदर जिन्होंने मियां साहब को चलता किया था उनका एहतसाब नहीं होगा, मट्टी पाव की पॉलिसी नहीं चलेगी, आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो आपको लगता है कि इन नैरेटिव्स को फिर पब्लिक बाय करेगी? उनको तो रोटी चाहिए सर। सबसे बड़ा इशू जिस वाला अवाम का है वो है महंगाई, वो है बेरोजगारी, वो जिन चीजों की तरफ आपने निशानदेही की है। इस वक्त पाकिस्तान की 70% लोग जो है, इससे भी शायद ज्यादा, वो बहुत ज्यादा मुश्किलात के अंदर है। वो ना बिजली का बिल देने के लिए तैयार है, ना वो दे सकते हैं, ना उनके पास ताकत है, ना वो रोजमर्रा की चीजें खरीद सकते हैं, ना वो बच्चों को अपने स्कूल में पढ़ा सकते हैं। ये बदकिस्मती हुई है कि सारी सियासी जमातें जो हम इक़्तिदार में रही हैं वो पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत करने में नाकाम रहे हैं। आज हमारे इर्द गिर्द के ममालिक हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। हम कोई कहीं निजाम में या हमारे कोई ऐसी क्या क्या गलतियां हुई हैं, क्या हम कोताहियां की गई हैं कि आज इतना महंगाई का आलम है कि पाकिस्तान का, मेरा ख्याल है कि मिडिल क्लास से भी ऊपर जो लोग हैं वो भी चिल्ला रहे हैं। पाकिस्तान से लोग छोड़कर भाग रहे हैं, पाकिस्तान से जो अच्छा ब्रेन था वो जा रहा है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट रुकी हुई है। इस वक्त सबसे बड़ा इशू इस मुल्क की इकानमी का है, यही एड्रेस होगा, इसी के ऊपर सारा निजाम चल रहा है। और बहुत सख्त है ऐसा, हमें कैसे अल्लाह माफ करे कि ऐसी जगह पर आ खड़े हो गए कि अभी भी हमने सबने मिलकर इस किश्ती को बाहर निकालने की कोशिश ना की तो कोई बड़ा ही नुकसान ना हो जाए, अल्लाह माफ करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब्बासी साहब, पॉलिटिकल नैरेटिव्स के अंदर तो कहीं महंगाई और आम आदमी दिखाई नहीं दे रहा। इसके बगैर चारा नहीं है जी किसी भी सियासी जमात के पास। यही इशू है, ये इशू नंबर 1 है इस वक्त पाकिस्तान का। इसी को एड्रेस करके आगे जाया जा सकता है। ये इस वक्त पाकिस्तान का आम शहरी, आम आदमी तो क्या, हर एक आदमी, हर एक फैमिली, हर एक खानदान वो बहुत और फिर सर क्या ये रियलाइजेशन है अब जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां साहब वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, तो ये एहसास या इदराक उनको किसी ने बताया है कि देखिए मियां साहब जिस वक्त आप पाकिस्तान से गए थे उस वक्त जो हालात पाकिस्तान के थे, आज वो पाकिस्तानी भी वो नहीं सोच रहा जो उस वक्त सोच रहा था। तो आज उसकी सोच के मुताबिक आपको अपनी जो कैंपेन है वो तरतीब देनी पड़ेगी। उसकी सोच की अक्कासी जब तक आप नहीं करेंगे तब तक जो है वो फ्रूटफुल नहीं होंगे रिजल्ट्स आपके लिए। तो क्या उनको ये रियलाइजेशन है कि अब वो पाकिस्तान या वो पाकिस्तानी नहीं है इस वक्त? एग्री करता हूं, इस बात से एग्री करता हूं कि यही पोजीशन है और इस तरह इंशाल्लाह होगा। तो अब्बासी साहब क्या देख रहे हैं फिर, क्या जो नैरेटिव है या कैंपेनिंग है उसके अंदर कोई तब्दीली आएगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और लोग आपसे सवाल नहीं करेंगे कि 16 माह की आपकी हुकूमत थी, ये जो कुछ है ये आपकी हुकूमत का किया धरा है? मैंने पूरी डिटेल से आपके मेरे भाई बात किया, मेरा ख्याल आप मेरा जवाब नहीं सुन रहे थे। मैं आपसे ज्यादा इस बात पर सख्त से बात की है कि इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 इशू, एक इशू, सबसे बड़ा इशू माशी है। सर उसको एड्रेस भी करना है ना। लोग हर वक्त यही बात करते हैं, लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गई है, लोग बिजली का बिल नहीं दे सकते, लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, लोगों के पास माशी हालात इंतहाई खराब है। लेकिन भाई साहब लोग आपसे तो हल मांगते हैं ना, मतलब ये तो आप उन्हीं का नोहा पढ़ रहे हैं। लोग तो आपसे हल मांगते हैं, वो पूछते हैं कि करेक्टिव मेजर आपके पास क्या है, आप हमारे लिए क्या लेके आए हैं। अगर आप भी उन्हीं का नोहा पढ़ेंगे तो फिर तो ये इकट्ठे मिलकर ही हम ये मातम करते रहेंगे। अगर सियासी जमातों ने ये हल ना दिया, ये रोड मैप ना दिया, ये लोगों को, ये बीमारी हम सबको पता है, ये डायग्नोज जो ठीक करके गए कि इसका ये इलाज है, ना दिया, तो मुझे मुश्किल है कि पाकिस्तान के लोग इस वक्त लोगों पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त हर जमात को अपना एक रोड मैप देना पड़ेगा, लोगों को यकीन दिलाना पड़ेगा कि ये जो मुश्किलात हैं, ये जो मिजरीज हैं, ये जो जहां फंस गए हैं वहां से हम निकालने के लिए रोड मैप अगर ना देंगे तो ये बहुत मुश्किल है कि वो पाकिस्तान की। अच्छा अब्बासी साहब, अब एक तासुर है, वो तासुर ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक में हवाओं का रुख है और लेवल प्लेइंग फील्ड सारे का सारा पर्सन स्पेसिफिक है और एक पॉलिटिकल पार्टी को दिया जा रहा है, और पीपल्स पार्टी भी बड़ी शद्दोबद के साथ ये नारा लगा रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए है। इज इट ट्रू? मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी जो बात करती है वो खुल के नहीं कर रही। उनका गिला मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम लीग से है, उनका गिला अगर कहीं है तो उन्हें गिला वहां करना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड हमने तो नहीं ना उनको देनी, हम तो हुकूमत में नहीं है। किसने देनी है सर? बना था तो उनकी मर्जी से बना था। अगर आप कोई और बात हो रही है तो उनको पता होगा, वो खुल के बात करेंगे तो पता चलेगा। वो सियासी जमात है, उनको हक है कि वो क्रिटिसाइज करें, उनको हक है कि वो अपनी कंपेन करें, लेकिन उनका गिला मेरी नजर में हमसे नहीं बनता।
हाँ ये जरूर है कि वो सना हमें रहे और क्या किसी और को रहे। तो मेरा ख्याल है वक्त आएगा कि वो अपना गिला सामने लाएं कि उन्हें गिला किससे है। सर किसने देनी लेवल प्लेइंग फील्ड? मुझे नहीं पता ना, आपका क्या ख्याल है कि इस वक्त हम हुकूमत में या हमारे पास है हुकूमत या हम फैसले कर नहीं रहे नहीं, हैं? लेकिन सर आप थोड़े सीनियर सियासतदान है, लेवल प्लेइंग फील्ड कौन देता है? हमें क्या पता है कि उनका गिला किससे है, हमसे नहीं है हमारा। नहीं भाई साहब, पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा होता किससे है? आप बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, आपको तो पता ही है। नहीं मैं ये कहता हूँ कि ये वो बताए ना जो डिमांड कर रहे हैं। अगर मैंने डिमांड की तो मैं बताऊंगा भी जरूर, लेकिन इस वक्त डिमांड उनकी है तो मैं उन पर छोड़ता हूँ। मैं अपनी तरफ से उन पर कोई ऐसी राय नहीं बताना चाहता। तो वो बता दें कि वो किससे डिमांड कर रहे हैं, और अगर हमसे कर रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं कि हम उनके लिए क्या करें। हम करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड आपको मैसर है, आपका तो ऐसा कोई शिकवा नहीं है? बिल्कुल, मुझे लगता नहीं, मुझे कोई ऐसी बात अभी तक नजर नहीं आई है। इलेक्शन होने चाहिए, तमाम सियासी जमातों को जाना चाहिए। ये कोई, मैं ये फिर दोबारा ये बात रिपीट करता हूँ, ये भी चॉइस नहीं है किसी की। हर जमात को ये हक हासिल है कि वो पाकिस्तान के लोगों के पास जाए, अपना प्रोग्राम लेके जाए। हर जमात को हक है कि उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो, ताकि वो कंपेन कर सके और फिर पाकिस्तान के लोग फैसला करें। यहाँ तो बदकिस्मती से हमारे जितने भी इलेक्शन हुए, किसी एक इलेक्शन को भी हम आज तक क्रेडिबल नहीं समझ सके, ना मान सके, ना लोगों ने माना है, ना जमातों ने माना है। क्या पता कि आने वाले इलेक्शन को भी कोई मानेगा कि नहीं मानेगा। लेकिन होना यही चाहिए कि हम सब बैठकर कोई रूल ऑफ गेम बनाएं, ताकि उसके मुताबिक इस मुल्क को आगे लेके जाएं। सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो वाकई रूल्स ऑफ द गेम कोई नहीं है। हर जमात की जब आप बात करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इंक्लूड करते हैं? बिल्कुल, वो एक सियासी जमात है। अगर उनके ऊपर कोई केसेस हैं जमात के ऊपर या लीडरों के ऊपर, तो वो अदालत जानेगी। बार इलेक्शन कैंपेन हर एक के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, तभी इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी होगी। हाँ, अगर मैंने या आपने या किसी और ने कानून और आइन के मुताबिक कोई जुर्म किया, तो वो उसका केस है, वो अदालतें देखेंगी। लेकिन बाकी अगर आपने इस इलेक्शन को क्रेडिबल बनाना है, इस इलेक्शन को बेहतर बनाना है, तमाम सियासी जमातों को आपने इंतखाब के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड देनी होगी, ताकि लोग इस इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी हो सके। अच्छा भाई साहब, नैब तरामीम वापस होने के बाद अभी ये खबर आई है कि एहतसाब अदालत, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में 80 केसेस जो है वो नैब वो पुट करने जा रहा है। तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के केसेस भी हैं, इंक्लूडिंग मियां नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी। तो ये जो नैब तरामीम वापस हुई हैं, इस फैसले को रिव्यू करने का इरादा रखती हैं? नहीं, मेरा ख्याल है जो खबर मुझे शाहिद खाकान साहब के हवाले से है, वो तो उन्होंने पहले दिन से कह दिया था कि मैं रिलीफ मांगता नहीं, मैं अदालत में ही अपने आप को बेगुनाह साबित करूंगा। अगर मुझे ये किसी लॉ के नीचे, जो लॉ पास हुआ तो उसके नीचे कोई रिलीफ आता भी है, तो उन्होंने नहीं दिया था। बाकी लीडर साहिबान के लिए भी अब कोई चॉइस नहीं है। मैं नैब के बारे में आपको बता सकूं कि ये मैं नहीं कह रहा, ये इस मुल्क की आला अदालतें कह रही हैं इस इदारे के बारे में कि इसने जितने भी केसेस बनाए वो झूठे बनाए। उन्होंने कहा कि ये आर्म ट्विस्टिंग करती रही है, ये लोगों की लॉयल्टी चेंज करती रही है, ये लोगों को नैब उनकी पगड़ियां उछालता रहा है, ये हुकूमतें गिराने और लगाने में लगा रहा है। और बेशुमार सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, उन्होंने कहा कि इनका एक केस भी लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचा, इन्होंने कोई एक पैसा भी सही तरह रिकवरी नहीं किया। अगर प्री बार्गेन के जरिए कोई पैसे ले लिए हो तो ले लिए। इस अदारे की क्रेडिबिलिटी ऐसी नहीं है कि ये कोई केस अपना आज तक साबित कर सकते हैं। ये केस बनाने के, और नैब को परवेज मुशर्रफ साहब लेके आए थे, उन्होंने सियासी जमातों के खिलाफ इस्तेमाल किया। उसके बाद जो जमात हुकूमत में आती रही है, हम आए तो हमने समझा कि ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल होगा, हमने इसको नहीं छेड़ा। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो उन्होंने कहा नून के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, उन्होंने नहीं छेड़ा। फिर जब इमरान खान साहब आए, उन्होंने कहा कि इन दोनों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, उन्होंने इसको नहीं छेड़ा। और अब मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये नैब हम सबके खिलाफ इस्तेमाल हो और फिर भी कोई ना छेड़े। इस लॉ को देखना चाहिए था, जमातों को बैठकर इस पर कंसेंसस के साथ, डिस्कशन के साथ। अबाई साहब लास्टली देखिए, इस वक्त एक तासुर और भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कहीं कोई डिवाइड है या कोई नाराजगियां पैदा हो रही हैं। नवाज शरीफ साहब ने 2 रोज़ पहले जब ग्रैंड मुशावरती इजलास से खिताब किया तो उसमें फिर एक बार जनरल बाजवा का नाम लिया, और उससे पहले आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ भी कह चुके हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं कि हमने जिस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब का नाम लिया, तनकीद शुरू की, तो वो बैकफायर की। ज़ाहिर है इदारे अपने चीफ को प्रोटेक्ट करता है, और अब भी एक साबिका चीफ के ऊपर तनकीद शुरू हो गई है। तो आपको लगता है कि ये यानी ये बैकफायर करेगी, इसका नुकसान होगा आपको? मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ साहब इस पे बेहतर, वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, तो मेरा ख्याल है ये सवाल कभी उनसे पूछे वो बेहतर इसको। नहीं, जनरल बाजवा पे जो तनकीद कर रहे हैं वो करनी चाहिए। मैं कहता हूं कि ये
आप ख्वाजा साहब से पूछें, वो बेहतर इस पर एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा चलिए, लास्टली ये बता दीजिएगा कि मियां शहबाज शरीफ साहब बड़ा आनंद फानंद पाकिस्तान पहुंचे और वापस लंदन के लिए उड़ान भर ली, उन्होंने वापस चले गए, इसको कोई हिकमत के तहत है या कोई तब्दीली आ रही है? मेरे नॉलेज में नहीं है जी वापसी का, मेरे नॉलेज में प्रोग्राम, मुझे पता जरूर चला कि गए, लेकिन ये मेरे नॉलेज में नहीं है कि वो उनका। और मरियम नवाज साहिबा को भी लंदन जाना था, वो नहीं गई, मियां साहब वापस चले गए। हाँ, बस ये मुझे नहीं पता, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरी बात नहीं हुई है। ये मुझे पता चला है कि वो चले गए, लेकिन क्यों गए या अपने किसी इलाज के लिए गए या किसी पर्सनल काम के लिए गए, मेरे पास कोई नॉलेज। और मरियम नवाज साहिबा क्यों लंदन नहीं जा सकी शेड्यूल के बावजूद, ये भी आपके इंफॉर्मेशन में नहीं है? जी, मरियम नवाज साहिबा को लंदन जाना था असल में, तो वो नहीं जा सकी, और तो वो भी, इसके बारे में भी आप जी। हाँ, मुझे नहीं पता कि वो कब जाएंगी, उनका ये प्रोग्राम जरूर था, लेकिन मुझे जाने की हतमी डेट का नहीं पता कि वो कब जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब आपके वक्त के लिए। इस वक्त रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही थी, अब यही मुतालबा एमक्यूएम भी कर रही है, आप लेवल प्लेइंग फील्ड किससे मांग रहे हैं? मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा, अगर वफाक के जो इस वक्त केयर टेकर हुकूमत का सेटअप है उसमें उन्हें कोई इशू है तो मेरे ख्याल में हो सकता है, लेकिन ये उसी तरह ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आप अपनी 15 साल की उस लेगेसी जिसका तसलसल आज भी कायम है, असल में तो एमक्यूएम 15 सालों से दीवार से लगी सिंध के शहरों में रहने वाले बिलखुसूस अपने तमाम बुनियादी हुकूक से महरूम हुए। 15 साल में 35,000 अरब से ज्यादा के वसाइल इन्हें मुयस्सर आए। कराची आज खंडर बना हुआ है, तबाह और बर्बाद है। यहाँ पानी, गैस, बिजली, तमाम मसाइल है, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत वो अपनी जगह पर। लेकिन अगर आप देखें तो 15 सालों में सिविल इंतजामिया हो या पुलिस इंतजामिया हो, इतनी इन्फिल्ट्रेशन रही है, और जो लोग बार बार वही चेहरे तयनात होते रहे, उनकी पोस्टिंग्स होती रही, तो उनकी एक लॉयल्टी खुद ब खुद डेवलप होती चली गई। जी डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये समझा जाए कि आप केयर टेकर गवर्नमेंट से लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं? देखिए जाहिर है अब तो केयर टेकर गवर्नमेंट से ही ये लेवल प्लेइंग फील्ड मांगना है ना, कि भाई तबादले तकर्रुरियां जो 15 सालों से हैं, जिसने उस सिस्टम को प्रोटेक्ट किया, और यहाँ एक लफ्ज भी बहुत जो है वो मशहूर हुआ है, और जिसको कहते हैं सिस्टम, उस सिस्टम के तहत मुख्तलिफ जो शहरी इदारे थे, सूबाई इदारे थे, उनको जिस तरह अपने ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, माली मुनाफियत के लिए, लूट खसूट के लिए जिस तरह बेदर्दी के साथ इस्तेमाल किया गया, बदतरीन हुक्मरानी और करप्ट तरीन हुक्मरानी के जो नए रिकॉर्ड, तो इंतखाबी मैदान तैयार ही नहीं हुआ, आप लेवल मांग रहे हैं? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि इंतखाबी मैदान तो तभी तैयार होगा जब ज़िला इंतज़ामिया भी खैर जानिबदार हो, जब पुलिस इंतज़ामिया भी खैर जानिबदार हो, जब वज़रा भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे और वज़ीर आला भी अपनी गैर जानिबदारी को कायम रखे। हमने उन्हें मुतनब्बे किया, हमने कहा कि जिन अफसरों को अभी भी तकर्रुरियां दी जा रही हैं, पोस्टिंग दी जा रही हैं, वो ज़्यादातर गुज़िश्ता 15 सालों में, एक यहाँ डीसी था वो किसी और जगह डीसी चला गया, यहाँ का डीसी वहाँ चला गया। तो इससे ये हो रहा है कि वो जो सिस्टम जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड के रास्ते में जो रुकावट है, अगर वो सिस्टम कायम रहा तो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगा? तो फिर ये शिकायत तो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से करनी चाहिए ना सर? देखिए हमने उनसे भी की है, लेकिन तबादले तकर्रुरियों में अगर वजीर आला जो ये सारी पोस्टिंग्स कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी ये सारी ट्रांसफर पोस्टिंग्स कर रहे हैं, तो हमारी शिकायत बजा तौर पर वजीर आला और सूबाई इंतजामिया से बनती है ना। तो हम तो हर लेवल पे इसको उठा रहे हैं, और ये इसलिए कर रहे हैं कि फिर इंतखाबात वाले दिन मुख्तलिफ तरह की, और उससे पहले जो शिकायतें होती वो कहाँ जाकर आप दर्ज कराएंगे, किन से कहेंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मजाज अथॉरिटी और इलेक्शन कमीशन से पूछे बगैर ये ट्रांसफर पोस्टिंग्स तो नहीं हो सकती हैं, तो यकीनन इलेक्शन कमीशन ही आपको रेमेडी दे सकता है इसकी। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछकर भी ये हो रही हैं, तो उनके पास भी मुख्तलिफ तरह के ज़राए और फीडबैक है कि मुख्तलिफ अफसरान की क्रेडिबिलिटी क्या है। हम तो असल में इस
बात से खौफजदा हैं कि वजीर आला जो एक गैर जानिबदाराना करियर रखते हैं और उनकी साख एक बहुत काबिल कबूल साख रही है, वो इस माहौल में जाकर आहिस्ता आहिस्ता कंप्रोमाइज हो रही है और वो उनकी गैर जानिबदारी जो है जानिबदारी में तब्दील हो रही है। तो हमने उन्हें वार्न किया, मुतनब्बे किया है कि वो जो एडवाइसेस ले रहे हैं जिसके तहत ये सारे काम हो रहे हैं, तो आगे जाके फिर जो सूबाई इलेक्शन कमीशन है उसने जिस तरह की हल्काबंदियां 2018 में की थी, एक दर्जी बिठाया था जिसने अगर मुख्तलिफ लोगों के जो है वो कपड़े थे, सीने थे, तो किसी के कपड़े से किसी की जेब लगा दी, किसी का पजामा किसी कपड़े का बना दिया, किसी का कुर्ता। तो जो हल्काबंदियां हुई 3 कौमी असेंबली के 6 सूबाई के हमारे मुतासिर हुए और वो हमसे जबरदस्ती जो है वो हल्काबंदियों में छीने गए। फिर ये हल्काबंदियां तो एमक्यूएम पाकिस्तान के मुतालबे पर हो रही है ना डॉक्टर साहब? देखिए अब नहीं हो रही है तो इसमें कॉशियस तो करना है ना यार, कॉशन तो देना है। ये तो बताना है कि 2018 में उस दर्जी ने क्या बिगाड़ किया था, उसने किस तरह के हल्के बनाए थे, तो कम से कम उन और वो ये सारी बातें अभी जो हल्का बंदियां हो रही हैं, जाहिर है उस पर आपको उज़रदारियां अपीलों में जाने का वक्त भी मिलेगा, तो ये तो वहां पे रिड्रेसल हो जाएगा, डोंट यू थिंक? देखिए वो कहते हैं ना कि एहतियात इलाज से बेहतर है, कि मतलब है कि अगर एक मरतबा एक चीज आ गई तो हमने मुतनब्बे तो करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि क्या हुआ था, किस तरह की यूसीज, जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, जो उनकी टेक्निकल लिमिट्स हैं, जो उनकी टेरिटोरियल और ज्योग्राफिकल फिर आप एहतियातन ये कह रहे हैं कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है? हाँ देख, ये मैं नहीं कह रहा, लेवल प्लेइंग फील्ड हमारा 2018 से खराब किया गया है और इसी तरीके से जो 15 सालों की लेगेसी रही है सिविल इंतजामिया और पुलिस इंतजामिया की, आपको नहीं लगता कि हालात जो 2018 में थे आज हालात अक्सर तब्दील हो चुके हैं? देखिए मैं ये कह रहा हूँ मेरे भाई कि अगर आप या तो सियासी कारकुन बने, ज्वाइन करें और ये सारी चीज़ों के मजे लें कि तबादले तकर्रुरियों से कितना फ़र्क पड़ता है, आपकी जो लेवल प्लेइंग फील्ड है या नहीं है, और जो अफसरान अगर बायस्ड हैं पुलिस के या सिविल इंतजामिया के, तो वो आपके रास्ते में कितनी रुकावटें डाल सकते हैं कि आपके, तो ये सारी बातें तो आप एक मीडिया के एक क्रिटिक के तौर पर। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो सब तब होगा ना जब प्लेइंग फील्ड तैयार होगी। मैं तो कह रहा हूँ कि प्लेइंग फील्ड है नहीं अभी, तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ से आ गई? देखिए रेहान तारिक, आपकी मालूमात नहीं, असल में आप बहुत सी चीजों से नावाकिफ है, थोड़ा सा स्टडी कर लें तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। सर लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार होती है केयर टेकर हुकूमत आने से, कि जो हुकूमत मुंतखब थी जिसका टेन्योर खत्म हो गया, अब ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसको तैयारी करनी है, उसे ये राह हमवार करनी है, उसे मसावी मौका और बराबर। लेकिन क्या आपको पता चल गया सर कि इंतखाबात की तारीख क्या है, इंतखाबात कब होने जा रहे हैं? देखिए इंतखाबात की तारीख जुड़ी हुई है आइन के उन तमाम तकाजों को पूरा करने से जो कि इलेक्शन के साथ लाजमी तौर पर जुड़े हुए हैं। अब आप भी उन सियासी जमातों के प्रोपेगेंडे के जेर असर है जो सिर्फ 90 दिन का वो घोल कर जो है सबको पिला दिया उन्होंने आइन की एक शिक, जो मर्जी की आयत है वो ले लो, और जहां वो आयत आती है कि जिसमें आपकी भी पकड़ हो रही है वो उसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं, अपनी मर्जी की हदीसें कोट होती हैं। तो ये आर्टिकल सबको पता है। गैस की कीमतें बढ़ाने के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है और अब शुनीद है कि आवाम पर दोबारा से बिजली गिराने और 30 अरब बटोरने की तैयारी भी की जा रही है। ये इजाफा बिजली के सालाना बुनियादी टैरिफ में तकरीबन 26% इजाफे और तकरीबन 18% सेमाही एडजस्टमेंट की मंजूरी के अलावा है। खबर है कि साबिक वापडा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यानी डिस्कोज ने फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट कीमत में मजीद ₹1.83 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त दे दी है, जिसके तहत सारिफीन से अगले महीने 30 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। ये दरखास्त इस हकीकत के बावजूद दी गई है कि बिजली का तकरीबन 3/4 यानी 74% से ज़्यादा मकामी सस्ते ईंधन जैसे हाइड्रो, कोयला, गैस, जौहरी, हवा शमसी या बेगास से हासिल होता है। अब मुख्तलिफ तकसीम कार कंपनीज ने यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने नेपरा को ₹1.83 अक्टूबर के बिलों में वसूल करने की मुश्तरका दरखास्त दी है। नेपरा ने दरखास्त मंजूर करते हुए 27 सितंबर को अवामी समाअत तलब कर ली है ताकि ये देखा जा सके कि टैरिफ में इजाफा FCA मैकेनिज्म और इकोनॉमिक मेरिट ऑर्डर के तहत बनता है या नहीं। 1 जुलाई से बुनियादी औसत टैरिफ तकरीबन 7.5 रुपये फी यूनिट बढ़ाने के बावजूद FCA में इजाफे की दरखास्त दी गई है। मजीद ₹5.40 फी यूनिट सेमाही टैरिफ एडजस्टमेंट QTA के जरिए 146 अरब रुपए बटोरने का भी इंतजार है, क्योंकि रेगुलेटर पहले ही अवामी समाअत का अमल मुकम्मल कर चुका है और ₹5.40 फी यूनिट 3 महीने की बजाय
अब तकरीबन ₹3.55 फी यूनिट की शरह से 6 माह में वसूली की मंजूरी दी जा सकती है। अगस्त में मुल्क के हाइड्रो पावर प्लांट्स की जानिब से नेशनल ग्रिड में तकरीबन 38% का अच्छा हिस्सा डालने के बावजूद इजाफी लागत की वसूली की दरख्वास्त दी गई है, जिसका हिस्सा जुलाई में 37% और जून में 26.96% था। पन बिजली में ईंधन की कोई लागत नहीं आती। LNG से बिजली की पैदावार अगस्त में 17.17% के साथ दूसरे नंबर पर रही, जिसकी पैदावार जुलाई में 19.67% और जून में 18.55% के मुकाबले में कम रही। अगस्त में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ने नेशनल ग्रिड में 12.79% का तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा डाला है, जो जुलाई में 14.2% और जून में 13.54% रहा था। इसके बाद मकामी कोयले से बिजली की पैदावार 10.3% और दरामदी कोयले की 4.51% रही। और ये पहला मौका है जब नेपरा ने मकामी और दरामदी कोयले से बिजली की पैदावार की अलग अलग रिपोर्टिंग शुरू की है, जिसमें बड़े पैमाने पर फर्क जाहिर होता है। रवा बरस जुलाई में कोयले यानी मकामी और दरामदी से मजमूई पैदावार 14.69% रही और जून में 17.75% इसका हिस्सा था। और मकामी गैस से बिजली की पैदावार में कमी का रुझान जारी है, जिसने अगस्त में नेशनल ग्रिड में सिर्फ 7.60% हिस्सा डाला है, जो जुलाई में 7.61% थी। अब इस सब के बावजूद डिस्कोस की जानिब से नेपरा को दरख्वास्त की, उसमें बिजली का फी यूनिट ₹1 से ज़ायद बढ़ने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से आवाम की जेबों से अब अरबों रुपया फिर से बटोरा जाएगा। अब देखना यह कि नेपरा ओपन समात के अंदर खुली कचहरी में इस दरख्वास्त को मंजूर करता है या फिर मुस्तरद किया जाता है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल।